मेरा यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और अब तक जो हमने 13 लेसन देखे हैं उसके अंदर हमने 1 जनवरी 2019 से लेकर 26 मार्च 2019 तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर था तो वो सब हमने वहाँ पर कवर कर लिया है। तो उसी के आगे से यहाँ पर हम कवर करेंगे। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास चाइना, यूएस एंड इंडिया से रिलेटेड। तो एक रिपोर्ट निकली है अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, ठीक है, जो कि 1973 के अंदर बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस एंड फ्रांस के अंदर है। उसके बारे में अभी आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो उसने यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली है। तो उसके तहत क्या बताया गया है कि चाइना, यूएस एंड इंडिया तीनों कंट्री यहाँ पर लगभग 70% यहाँ पर जो राइस हुआ है एनर्जी का, मतलब टोटल 100% जो एनर्जी का यहाँ पर राइस हुआ है उसमें 70% तो ओनली 3 कंट्रीज़ के पास यहाँ पर जा रहा है। यानी तीनों कंट्री आने वाले टाइम की महाशक्ति बनने वाले हैं। यूएसए को जैसा कि आप जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री सुपर पावर है, इसके अलावा इकोनॉमिक पावर है। चाइना अपना रोल कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले कर रहा है, चाइना कितना आगे बढ़ रहा है यहाँ पर, ऐसे ग्लोबल लीडर चाइना यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। एंड उसके पीछे ही यहाँ पर चला आ रहा है हमारा इंडिया, जो एक डेवलपमेंट के पथ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ एनर्जी की डिमांड यहाँ पर हुई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था सौभाग्य स्कीम है, तो वहाँ पर भी लोगों को बिजली चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जितने स्टार्टअप आ रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग रही है, तो सबको बिजली की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो जो टोटल एनर्जी का राइस हुआ है उसके अंदर 70% ओनली चाइना, यूएस एंड इंडिया का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किन देशों के पास यहाँ पर कितना परसेंट है। एंड इसके अलावा ये रिपोर्ट किसके द्वारा यहाँ पर निकाली गई थी, तो रिपोर्ट निकाली गई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडिया एंड यूएसए से रिलेटेड। तो इंडिया एंड यूएसए ने यहाँ पर एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है फॉर द ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। तो दोनों देशों की जो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट होंगी, दोनों देशों की जो अपने देश के अंदर जो भी कमिटीज़ वगैरह बनती हैं, जो भी इंटर गवर्नमेंटल जो भी काम वगैरह होता है, तो उनकी जो भी रिपोर्ट्स वहाँ पर दी जाएंगी, तो उनको दोनों देश यहाँ पर एक दूसरे के साथ यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। मतलब दोनों देश एक दूसरे को यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि यूएस के साथ हम 2+2 डायरेक्ट जो डायलॉग है वो भी यहाँ पर करते हैं। 2+2 से डायलॉग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2+2 मतलब दोनों देश के दो दो मिनिस्ट्री यहाँ पर बात करेंगे। तो दो मिनिस्ट्री कौन सी होती है, तो वो दो मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इंडिया ये जो काम है किस किस के साथ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इसके यूएसए के अलावा जापान के साथ भी हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यूएसए के साथ हमारा कॉम का सा साइन हुआ है। इसके अलावा यूएस के साथ हम क्वाड के भी यहाँ पर मेंबर हैं। एंड अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडिया को ऐसा G7 का मेंबर भी यहाँ पर बनाने की बात चल रही है। G7 को एक्सटेंड करके G11 बनाने की बात चल रही है। एंड इस बार जो G7 की जो मीटिंग हो रही है वो यूएसए के अंदर हो रही है। देन यूएसए ने इंडिया को यहाँ पर इनवाइट किया है एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है। तो इंडिया वहाँ पर अपनी प्रेजेंस वहाँ पर उपस्थित करवाएगा। एंड इसके अलावा इश्यूज़ की हम बात करें तो इंडिया एंड यूएसए के बीच काफ़ी इश्यूज़ यहाँ पर चलते रहते हैं, चाहे वो जीएसपी का दर्जा हो, जिसमें इंडिया के कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी एंड कर दी है, या फिर इसके अलावा इंडिया को टेरिफ किंग कहना हो, क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेरिफ लगाता है यूएस से जो सामान आते हैं। आपने हार्ले डेविडसन बाइक का नाम सुना होगा यहाँ पर, तो उस पर लगभग 50 से 100 मतलब लगभग 100% जो टेरिफ है वो लगाया जाता है। मतलब अगर बाइक वहाँ से 1 लाख की आ रही है तो यहाँ आपको इंडिया में 2 लाख की मिलेगी, मतलब जस्ट रेट डबल हो जाती है। तो 2 लाख के सामने आप फिर इंडिया की बाइक ही खरीदोगे तो यूएस की बाइक आप नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो इंडिया को ऐसे टेरिफ किंग भी यहाँ पर बोला जाता है। लेकिन दोनों देश काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कोरोना के काल में जो ट्रंप ने यहाँ पर हमसे दवाई मांगी थी हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है, तो वो भी इंडिया ने सप्लाई की थी। देन इंडिया के गेस्चर को देखते हुए ट्रंप ने भी यहाँ पर बोला है कि इंडिया को फ्री के अंदर वेंटिलेटर्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंडिया को G7 के अंदर भी उन्होंने वहाँ पर इन्वाइट किया है। तो इंडिया का एक जो ग्लोबल टोरा है, ठीक है, इंडिया की जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पोजीशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर होती जा रही है, ठीक है। तो इंडिया एंड यूएसए ने यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन किया है उसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इसराइल से रिलेटेड। तो इसराइल अनवील्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट साल्ट केव्स। तो इसराइल ने अपने यहाँ पर लगभग जो सबसे लंबी सोल्ट केव्स हैं, ठीक है, तो वो इसराइल के अंदर यहाँ पर मिली है, जिनका नाम है मलहम। और ये कितनी लंबी है, तो लॉन्गेस्ट है तो कितनी लंबी है यहाँ पर, ये तो 10 किलोमीटर लंबी सोल्ट केव है यहाँ पर। एंड ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो रन्स थ्रो माउंट सोदाम, ठीक है। तो माउंट सोदाम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है केव्स को बेस में रख के कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसराइल के अंदर सिचुएटेड है। एंड इसराइल की ये लार्जेस्ट जो माउंटेन है वो है माउंट सोडाम। तो यहाँ पर ये जो दुनिया की सबसे लंबी सोल्ट केव्स मिली है तो वो यहीं पर मिली है माउंट सोडाम के अंदर।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडिया एंड क्रोएशिया से रिलेटेड। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, तो वो कंट्रीज़ की विजिट पे गए थे। और ऐसा नहीं होता कि ओनली जो मोदी जी हैं वही यहाँ पर विजिट पे जाते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह जाते हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट भी जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी जो कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो जाते हैं। एंड जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में बोला जाता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इंडिया को यहाँ पर हेड करते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, चाहे वो ओनली नॉमिनल हेड होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ओरिजिनल जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन नॉमिनल हेड कौन होता है गवर्नमेंट का, कंट्री का, प्राइमरी जो प्रेसिडेंट है वो होते हैं। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं सब प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट ही यहाँ पर फाइनल अपने एसेंट दे के कोई भी बिल को यहाँ पर पास करता है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर 3 देशों की विजिट पर गए थे, क्रोएशिया, इसके अलावा बोलीविया एंड चिली के अंदर गए थे। तो यहाँ पर क्रोएशिया के साथ अपने यहाँ पर एमओयू यहाँ पर साइन किया था फॉर कोऑपरेशन एंड फील्ड टूरिज्म, स्पोर्ट्स एंड आल्सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू एंड संस्कृत चेयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ जागरेब। तो क्रोएशिया के अंदर उनके प्रोविंस के अंदर एक है जागरेब, तो वहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी एंड संस्कृत की चेयर यहाँ पर स्थापित की जाएगी। चेयर इन द सेंस वहाँ पर हिंदी एंड संस्कृत के अंदर भी आगे यहाँ पर पढ़ाई होगी, ताकि और जो देशों के रिलेशन है वो यहाँ पर अच्छे से इंप्रूव हो। एंड इसके अलावा जो हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनको यहाँ पर अवार्ड भी मिला था। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज आल्सो कन्फर्ड विद क्रोएशिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टॉमिस्लाव, ठीक है। तो ये अवार्ड यहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर मिला था। एंड जैसा कि आपको पता होगा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनको भी यहाँ पर काफ़ी देशों की तरफ से अवार्ड मिल चुके हैं, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पैलेस्तीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके अलावा रशिया की तरफ से अवार्ड मिला है। तो बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। तो जैसे हमारे जो भी ऑफिशियल वगैरह जाते हैं, तो जैसे ऐसे हेड ऑफ कंट्री यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर उपस्थित हुए थे, तो प्रेसिडेंट को भी यहाँ पर सम्मान यहाँ पर दिया गया था, जिसका नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टॉमिस्लाव, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इंडिया एंड क्रोएशिया के रिलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडिया एंड बांग्लादेश से रिलेटेड। तो इंडिया एंड बांग्लादेश ने अभी यहाँ पर क्या डिसाइड किया है कि स्टार्ट क्रूज सर्विस, ठीक है। तो क्रूज सर्विस यहाँ पर स्टार्ट करने का फैसला क्या है। क्रूज सर्विस बेसिकली जो शिप से जो क्रूज़ होते हैं, बड़े बड़े शिप एक छोटा हो जाता है, क्रूज़ और भी ज़्यादा यहाँ पर बड़े हो जाते हैं। तो क्रूज़ से जो सर्विस है दोनों देशों के बीच में, मतलब लोगों का आना जाना, सर्विसेज का आना जाना, ट्रेड का बढ़ना, तो वो सब अब क्रूज़ सर्विसेज के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। एंड ये जो क्रूज़ है कहाँ कहाँ से पास होगा, तो क्रूज़ विल पास थ्रू गंगा, पद्मा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से यहाँ पर पास होगा। एंड जो क्रूज़ सर्विस के स्टार्ट होने से दोनों देशों के बीच यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ेगा। इसके अलावा सोशियो कल्चर जो कनेक्शन है दोनों देशों के बीच में वो भी यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे आप देख सकते हैं कि 1971 के अंदर बांग्लादेश यहाँ पर आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था, जो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पर बोला जाता था। एंड पाकिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था, तो हम देखें तो बांग्लादेश भी इंडिया का ही यहाँ पर पार्ट था एक टाइम पे, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच में सोशल एंड कल्चरल रिलेशन यहाँ पर हो, इसके अलावा ट्रेड दोनों के बीच दोनों देशों के बीच में बढ़े, इसके अलावा और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि क्रूज सर्विस चालू होगी तो काफ़ी ज़्यादा माल मटेरियल सर्विसेज सेक्शन वगैरह यहाँ पर इंक्लूड होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, ठीक है। एंड दोनों देशों के बीच में इशू भी चलता रहता है, तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीस्ता रिवर जो इशू किन देशों के बीच में है, तो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो तीस्ता रिवर इशू है वो यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जैसा कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर बताया था कि चाइना, यूएस एंड इंडिया जो टोटल डिमांड है उसका 70% ओनली 3 देशों के पास है यहाँ पर। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली थी, रिलीज्ड ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, IEA के द्वारा निकाली जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे यहीं से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। सो रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया था, ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन इन 2018 इंक्रीज एट नियरली ट्वाइस द रेट ऑफ ग्रोथ सिंस 2010। तो 2010 के बाद जो ग्रोथ रेट थी तो 2018 के अंदर उस रेट से डबल रेट से यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। मतलब जो एनर्जी की जो खपत है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। एंड जैसा कि एक देखा जाता है कि किसी भी देश के अंदर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो उससे ये भी पता लगता है कि वो कंट्री कितनी ज़्यादा इकोनॉमिकली यहाँ पर सस्टेन कर पा रही है, कितनी बड़ी यहाँ पर इकोनॉमी की पावर है, ठीक है। क्योंकि जो अगर लाइट आपके यहाँ कंटिन्यूसली चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपका कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं ना कोई काम हो रहा है, आपके यहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही हैं, आपके यहाँ स्टार्टअप ज़्यादा आ रहे हैं, आपके यहाँ लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो एनर्जी इन द सेंस डायरेक्टली उन सब चीज़ों से यहाँ पर रिलेट हो जाती है। एंड इसके अलावा कॉन्सेप्ट भी चलता है कि 24/7 आपकी सिटीज़ खुली रहनी चाहिए, ताकि लोगों को शिफ्ट में काम करने को मौका मिले। इसके अलावा ज़्यादा लोगों को भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चलती रहे। इसके अलावा आपने सुना होगा इकोनॉमिक जो जोन होते हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन होते हैं, वहाँ पर 24/7 यहाँ पर काम चलता है शिफ्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे कभी रात नहीं होती, वहाँ हमेशा ही काम चलता रहता है। तो ऐसे एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ना इन द सेंस दिखाता है कि हम कितना ज़्यादा यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हम एक डेवलप नेशन की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं।
ये तो सब हो गया रिपोर्ट के बारे में। अब बात है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट है, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये ऑटोनोमस मतलब सिंपली खुद का अपना यहाँ पर ऑटोनोमी के द्वारा यहाँ पर काम करती है। इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1973 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस एंड फ्रांस के अंदर। एंड इंडिया इसका कब मेंबर बना था, तो इंडिया बिकम एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन 2017। तो 2017 के अंदर ही इंडिया यहाँ पर इसका मेंबर बना था। एंड जैसा कि मैंने आपको एक न्यूज़ भी बताई थी कि हमारी जो पेट्रोलियम एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है, तो वो इसका 25th मेंबर यहाँ पर बनी थी, ठीक है। तो वो पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडिया एंड बोलीविया से रिलेटेड। तो इंडिया एंड बोलीविया से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या न्यूज़ है, तो इंडिया एंड बोलीविया ने यहाँ पर एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन कल्चर, माइनिंग, स्पेस, वीज़ा वेवर, द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड अदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेडिसिन से रिलेटेड हमने यहाँ पर जो एमओयू यहाँ पर साइन किया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो मेडिकल कंडीशन है काफ़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जीडीपी का एक बहुत कम जो पार्ट है हम यहाँ पर खर्च करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, देन इसके अंदर सच्चाई पता लग रही है, क्योंकि जो लॉकडाउन बेसिकली हुआ था किसी भी देश के अंदर, वो लॉकडाउन इस वजह से हुआ था कि लॉकडाउन के बाद अगर केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन के टाइम पीरियड को आप अच्छे से यूज़ करके अपनी जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, बेड्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं, मास्क का अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर नहीं कर पाई है। जैसे कि आप दिल्ली का ही इशू यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली के जो सीएम है उन्होंने ऑर्डर निकाला था कि ओनली दिल्ली वालों को यहाँ पर इलाज होगा। देन उसके बाद एलजी ने उनका जो डिसीजन है वो यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हर स्टेट के अंदर आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि हर स्टेट अपने ही लोगों का यहाँ पर इलाज करे, क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम है। जो WHO का जो एक स्टैंडर्ड है कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो इंडिया के अंदर वो जो क्राइटेरिया वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर PPE किट भी नहीं बनते थे पहले, ना ही हमारे यहाँ पर N95 मास्क बनते थे, थैंक्स टू कोरोना। कि कोरोना के आने के बाद इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर बनाना चालू किया है। तो बोलीविया से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन आल्सो हमने यहाँ पर इनके साथ MOU यहाँ पर साइन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने आपको इंडिया के अंदर बताया था कि पुडुचेरी नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर बन गया था जिसने कि प्लास्टिक को बैन किया था। इसके अलावा 2022 तक हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक यहाँ पर बैन करना है। तो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पर किया है कि सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको यहाँ पर बैन करना है। एंड EU के बारे में आपको पता होना चाहिए ये कि ये 28 ग्रुप्स का यहाँ पर समूह है। अगर ब्रिटेन यहाँ से बाहर निकल जाता है, जैसे कि आप सुन रहे होंगे ब्रेक्जिट, तो ब्रिटेन अगर बाहर निकल जाता है तो ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद 27 मेंबर्स यहाँ पर बचेंगे। एंड 27 मेंबर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो देश है वो अपनी जो एक सिंगल करेंसी है यूरो, उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड ऐसे EU ये ऐसे कॉमन कंट्री के रूप में काम करती है। मतलब आप EU की किसी एक कंट्री का अगर आपको वीज़ा वगैरह मिल जाता है, देन उस कंट्री के अंदर जाने के बाद आप पूरे EU के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आप सारी फैसिलिटीज़ जो भी है वो वहाँ पर उठा सकते हैं। बहुत से देशों के अंदर यहाँ पर सेम कानून है। करेंसी भी 28 में से 19 जो देश है वो जो यूरो है करेंसी वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बाकी देश है वो अपनी अपनी करेंसी भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड बहुत सारे ग्रुप हैं जैसे कि G20 है एंड G7 वगैरह है, ठीक है। तो वहाँ पर जो ये 28 कंट्रीज़ है ये सब भी एक तरीके से यहाँ पर जाती हैं, मतलब इनका एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है, उनको बस ओनली नाम दिया जाता है EU। देन EU के अंदर 28 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडिया एंड इंडोनेशिया से रिलेटेड। तो इंडिया एंड इंडोनेशिया ने अभी यहाँ पर MOU साइन किया है फॉर इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक्स ड्रग फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो MOU कितने टाइम के लिए साइन किया गया, तो 5 साल तक इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये एग्रीमेंट रहेगा। किस चीज़ के लेके कि जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, जो ड्रग्स सप्लाई की जाती है एक दूसरे देश की तरफ, तो उसको यहाँ पर ये कम करेंगे, उसको यहाँ पर ये रोकेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इंडिया एंड इंडोनेशिया से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने आपको बताया था लास्ट लेसन्स के अंदर, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एंड देना बैंक का यहाँ पर मर्जर हुआ था। एंड मर्जर के बाद जो सबसे बड़ा बैंक बन गया था तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर बन गया था। किस किस के बाद, SBI एंड HDFC के बाद। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट डेवलप्ड नेशन होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो टॉप 100 की लिस्ट में आते हैं, लेकिन इंडिया का ओनली एक ही बैंक है जो वर्ल्ड के जो टॉप 100 बैंक्स हैं उनके अंदर आता है। तो उसी कड़ी के अंदर ये आगे हमें हेल्प कर सकता है कि अगर हम बैंकों का मर्जर अच्छे तरीके से करते हैं देन जो कॉस्ट लगती है, ठीक है, तो वो कम हो जाएगी। इसके अलावा बैंक्स के पास जो कैपिटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। देन हमारी इकोनॉमी के हिसाब से हम काफ़ी ज़्यादा बैंकों को यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं ताकि वो ओनली इंडिया को ही नहीं बाकी देशों को भी यहाँ पर लोन दें। एंड एक कंट्री की जो इमेज है वो भी यहाँ पर बढ़ती है कि जितनी हमारी GDP है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है यहाँ पर आज के टाइम पे। इसके अलावा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ
परचेसिंग पावर पेरिटी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे जो ग्लोबल बैंक्स हैं उसकी रैंकिंग में हमारे बैंक्स कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा 3rd नंबर पर आ चुका है आफ्टर द मर्जर ऑफ विजया बैंक एंड देना बैंक विद द बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड HDFC। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। तो इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन मालावी, तो मालावी के अंदर यहाँ पर खोला गया है। तो मालावी एक अफ्रीकन कंट्री है। तो यहाँ पर ये अफ्रीका के जैसे देश के बारे में आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गरीबी होती है, काफ़ी ज़्यादा वायरस वगैरह से जो इफेक्ट है इन देशों के बीच में काफ़ी होता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी पॉवर्टी तो कहना ठीक नहीं होगा, पॉवर्टी से भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन के अंदर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो इंडियन अफ्रीका ने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर खोला था मालावी के अंदर, ताकि इंडिया एंड मालावी एंड इसके अलावा जो अफ्रीकन यूनियन है जो कि 55 देशों का समूह है, तो उनके साथ भी जो हमारे रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर बढ़ते रहे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास यूएई से रिलेटेड। तो यूएई ने अभी क्या किया है, यूएई ने इंडिया को यहाँ पर ऐसे रेसिप्रोकेट टेरिटरी यहाँ पर घोषित कर दिया है। तो उसका बेसिकली मतलब क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है साइंड एन एग्रीमेंट टू एग्री टू इशू इक्वलेंसी फॉर ऑल इंडियन डिग्रीज डेट मैच द सेट क्राइटेरिया। तो इंडिया की जितनी भी डिग्री हैं वो यूएई ने जितने भी जो अपने क्राइटेरिया हैं वो सेट कर रहे होंगे, उनको अगर क्लासीफाई करते होंगे तो वही डिग्री यूएई के अंदर भी मान्य होगी, ठीक है। जैसे कि देखा जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर कि आपका इतना परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए, अगर आपका 95 एंड दो इंस्टीट्यूट के बीच में 90 से मांग रहे हैं एंड आपका एक कॉमन टेस्ट है जिसके अंदर आपका 95 आया, तो अब उन दोनों यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ऐसे अगर इंडिया के अंदर भी अगर आप सर्टेन आपकी एजुकेशन हो जाती है, आपके पास सर्टेन डिग्री मिल जाती है, देन वही क्राइटेरिया यूएई के अंदर है, तो आप यूएई के अंदर भी उस डिग्री की आपकी वहाँ पर वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पर बोला जाता है रेसिप्रोकेट टेरिटरी, ठीक है। तो इंडिया एंड यूएई अब यहाँ पर क्या बन चुके हैं, ऐसे रेसिप्रोकेट टेरिटरी यहाँ पर बन चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास पीएम मोदी जी से रिलेटेड। तो पीएम मोदी जी को यहाँ पर जब वो यूएई की विजिट पर थे तो इनको यहाँ पर अवार्ड मिला था, द ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड टू पीएम मोदी बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो मोदी जी को यहाँ पर अब तक बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। सऊदी अरेबिया के किंग ने, इसके अलावा अफगानिस्तान के किंग ने, पैलेस्टीन का जो ग्रैंड कूलर अवार्ड था वो यहाँ पर मिल चुका है, यूएई का अवार्ड जैसा कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मिल गया है। इसके अलावा रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो मोदी जी को मिल चुका है। इसके अलावा मालदीव की तरफ से मिल चुका है। इसके अलावा चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी मोदी जी को यहाँ पर मिल चुका है। इसके अलावा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे अवार्ड यहाँ पर मोदी जी को मिल चुके हैं। तो आने वाले लेसन्स के अंदर हम सारे डिटेल के अंदर देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कंट्री वाइज किस कंट्री की तरफ से कौन कौन सा अवार्ड मिला था एंड किन किन कंट्री ने मोदी जी को अब तक यहाँ पर जो अवार्ड है वो यहाँ पर दे चुके हैं। तो इस लेसन के अंदर मैंने आपको बताया कि क्रोएशिया की तरफ से हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर अवार्ड मिला था। इसके अलावा यूएई की तरफ से मोदी जी को ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आईसीसी से रिलेटेड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कब फॉर्म हुई थी, इसका नाम कब कब चेंज हुआ है एंड अब क्या नाम है इसका। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर यहाँ पर बताई थी। तो आईसीसी एंड इंटरपोल ने यहाँ पर हाथ मिलाया है, हाथ मिलाया इन द सेंस साथ मिलकर अब ये काम करेंगे किसके फील्ड के अंदर, टू फाइट अगेंस्ट करप्शन इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर करप्शन होता है, जैसे कि आपने सुना होगा स्पोर्ट फिक्सिंग या जो मैच फिक्सिंग वगैरह होती है। देन पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स का यहाँ पर नाम आया था। इसके अलावा 2 साल के लिए आईपीएल से सीएसके जो आरआर जो राजस्थान रॉयल्स की टीम थी इनको भी यहाँ पर बैन कर दिया गया था। तो इंटरपोल जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस, आपने सुना होगा इंटरपोल का जो नोटिस वगैरह जारी करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ग्लोबल पुलिस का ये काम करती है। तो दोनों ने यहाँ पर हाथ मिलाया, मतलब अब दोनों मिलकर स्पोर्ट फील्ड के अंदर जो करप्शन होता है उसको रोकने में यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर काम करेंगे। लास्ट न्यूज़ है हमारी रीवा से रिलेटेड। तो रीवा यहाँ पर क्या है, रीवा यहाँ पर जापान का न्यू इंपीरियल एरा एंड विल बी 248th इन द हिस्ट्री ऑफ जापान। तो जापान के अंदर ये अभी भी जो इंपीरियल कैलेंडर्स है, इंपीरियल इन द सेंस जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो कैलेंडर्स चलते आते थे तो वही यहाँ पर यूज़ करते हैं। जापान के अंदर फुल डेमोक्रेसी है यहाँ पर, लेकिन ऐसे कल्चर की तरह उन्होंने यहाँ पर इसको अपनाया हुआ है। तो जापान का जो नया कल्चर है, जो नया ईयर जो यहाँ पर मनाया जाएगा उसका नाम है रीवा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रीवा क्या है, तो जापान का न्यू इंपीरियल ईरा है एंड जो लास्ट जो इनका ईरा था, ठीक है, तो वो क्या था, हेसेई 31, तो उसका नाम था हेसेई 31 एंड जो अभी का जो ईरा है उसका नाम है रीवा, ठीक है। और ये कौन से नंबर का, 248 थे हिस्ट्री ऑफ जापान, मतलब इससे पहले 247 जो इंपीरियल ईराज थे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर अब तक यहाँ पर रह चुके हैं और ये उसी कड़ी के अंदर 248 थे। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो ही लाइक कीजिएगा, अगर आपको लेसन अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको लेसन के अंदर क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं और ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूव कर सकूँ। और अगर आप किसी ऐसे बच्चों को यहाँ पर जानते हैं जो कि बड़ी सिटीज़ के अंदर जाके यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप उनको मेरा चैनल रेफ़र कीजिए ताकि वो यहाँ पर फ्री के अंदर अपने करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ सकें।
ताकि इससे आप भी उनकी लाइफ के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे एंड आपके द्वारा मैं भी उनकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर पाऊंगा. सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन. आई होप यू लाइक इट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.